वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ के सोर्सेज। देखिए, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ डिवाइडेड हुए हैं हमारे दो सोर्सेज में। प्राइमरी सोर्स कह लीजिए या एशियन सोर्स कह लीजिए। सेकंड वन क्या है? मॉडर्न सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स में हमारे चार सोर्सेज आते हैं: कुरान, सुन्ना, इज्मा, कियास। एंड मॉडर्न सोर्सेज में आते हैं हमारे कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, हम इन्हें जुडिशियल हमारे प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं, और लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी सोर्सेज: कुरान, सुन्ना, इज्मा, कियास। अब ये प्राइमरी सोर्स है क्या? प्राइमरी सोर्स आर दो सोर्सेज which the prophet himself directed to be the sources of Muslim law, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने ही कहा था कि ये हमारे सोर्सेज है मुस्लिम लॉ के। अब जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दिए गए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा बताए गए हैं ऐसे सोर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने क्या करा था? मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिन्होंने गॉड से कम्युनिकेशन करा था थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर, और उन्होंने क्या करा था? हमें मुस्लिम लॉ के बारे में बताया था। ठीक। These sources are therefore the highest quality and importance in their respective order. इनकी क्या जो इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो किस में है? इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर, इनके ऑर्डर के हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंस है। जब भी आप सोर्सेज लिखें तो आप ऐसा ना करें सुन्ना इज्मा पहले लिख दें, कुरान को लास्ट में लिख दें, कियास। मतलब आप एक सिस्टमैटिक फॉर्म मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा कुरान, फिर आता है सुन्ना, फिर आता है इज्मा, देन आता है कियास। तो इनके एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ही आपको लिखना है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्ट करते हैं कुरान से। नॉर्मली आपने सुना होगा कि एक होली बुक होती है कुरान की, मुस्लिम्स की होली बुक को हम कुरान कहते हैं। तो देखते हैं क्या है। द वर्ड कुरान इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुर्रा। जो हमारा कुरान है वो हमारा किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है? अरेबिक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। उस अरेबिक वर्ड का नाम क्या है? कुर्रा। कुर्रा मींस क्या होता है? प्रॉपर्ली सिग्निफाइज द रीडिंग और दैट विच ऑट टू बी रीड। ऐसी चीज जो हम पढ़ सकते हैं, जिसे हमें पढ़ना चाहिए या पढ़ने को हम क्या कहते हैं? कुर्रा कहते हैं। इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड एज कम्युनिकेटेड टू द प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंगल गैब्रियल। तो ये क्या कंटेन करती है? वो सारे वर्ड्स, वो सारे रिवलेशंस जो किसने? गॉड ने कम्युनिकेट करा था। किससे? प्रॉफिट मोहम्मद से। और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो रिवील करा था उसे हम क्या कहते हैं? किसमें लिखा हुआ? वो हमारा कुरान में लिखा गया है। द वर्ड कुरान which is the divine communication and revelation to the prophet of Islam। क्या है ये? कम्युनिकेशन है किस किसकी? गॉड की एंड प्रॉफिट मोहम्मद की, और उनकी जो रिवील करा है। तो वो चीज क्या है हमारी? वो वर्ड्स क्या है? कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम। जो हमारा कुरान है वो फर्स्ट पैरामाउंट सोर्स हमारा क्या है? कुरान है। इट इज अ बेस ऑन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट अपॉन। ये हमारा बेस है जिस पे हमारा जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है वो किस पे टिका हुआ है। Quran regulates the individual, social, secular and spiritual life of the Muslims। मुस्लिम्स की इंडिविजुअल लाइफ, सोशल लाइफ, सेकुलर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ किस पे डिपेंड है? किसके द्वारा रेगुलेट्स होती है? हमारे कुरान के द्वारा रेगुलेट की जाती है। द कुरान इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज अ बुक। जो कुरान है प्रेजेंट फॉर्म में किसमें है? बुक में है। डिवाइड करी गई है 114 चैप्टर में, कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6666 वर्सेस में क्या करेगी? लिखी गई है। इट इज द फर्स्ट एंड द पैरामाउंट सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। ये हमारी क्या है? जो कुरान है फर्स्ट और पैरामाउंट सोर्स है हमारे मुस्लिम लॉ का। तो हमने क्या पढ़ा कुरान के बारे में? कुरान हमारी ड्राइव हुई है किस वर्ड से? कुर्रा वर्ड से ड्राइव हुई है। उसका मतलब क्या होता है? रीडिंग या विच ऑट टू बी रीड, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड एज कम्युनिकेटेड टू द प्रॉफिट मोहम्मद। जो भी ये क्या करती है? कंटेन, वो वर्ड्स कंटेन करती है जो भी गॉड ने कम्युनिकेशन करा था प्रॉफिट मोहम्मद से। ये वो सारे वर्ड्स क्या करती है? कंटेन करती है। हम इसे क्या कहते हैं? डिवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, और रिवीलेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद। जो भी हमारे डिवाइन कम्युनिकेशन हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद और गॉड के बीच का, जो उन्होंने रिवील करा था, वो सब वर्ड्स क्या है? कुरान कंटेन करती है। कुरान हमारा क्या है? बेस है जिसपे हमारा मुस्लिम स्ट्रक्चर क्या करता है? इस्लामिक स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। कुरान रेगुलेट करती है किस किस को? इंडिविजुअल, सोशल, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ मुस्लिम को। ये राइट नाउ ये प्रेजेंट किस में करती है? बुक की फॉर्म में करती है, जो डिवाइडेड करी गई है किसने चैप्टर में? 114 चैप्टर में और 6666 वर्सेस में। ये हमारा क्या है? पैरामाउंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का। डीपली पढ़ लिया और एक बार ओवरथ्रू भी कर लिया। कम टू द नेक्स्ट। It originally had for its objective reform the unlawful customs such as infanticide, gambling, drinking of intoxicants,
पॉलीगैमी एक्सेट्रा, सोशल रिफॉर्म सच एज मैरिज, पोजीशन ऑफ वुमेन, डाइवोर्स। अब ये सब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कुरान के? हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ा था? देखिए, मुस्लिम लॉ से पहले जो वुमेन्स की पोजीशन थी बहुत बेकार थी, वो पशुवत जीवन जीती थी, एनिमल्स की तरह उन्हें ट्रीट करा जाता था। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड था, वो क्या था, बहुत ज्यादा कॉमन था कि जो भी लड़की पैदा होती थी तो उसे जान से मार दिया जाता था। एक जो रिलेशनशिप था, जो एक हस्बैंड एंड वाइफ का, वो एक लॉर्ड या मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप की तरह देखा जाता था। वुमेन्स को सर्वेंट की तरह ट्रीट करा जाता था। जो पॉलीगैमी थी, एक से ज्यादा शादी करना, वो यूनिवर्सल थी। जो डाइवोर्स था वो बहुत इजी था। तो ये सारे जो उनके कस्टम्स थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे। तो ये सारी चीजों में चेंज आया किसके थ्रू? कुरान के थ्रू। तो कुरान ने क्या करा था? रिफॉर्म करा था। जो अनलॉफुल कस्टम है, जो भी उनके अनलॉफुल कस्टम थे, उनमें रिफॉर्म करा। जैसे गैमलिंग, इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड को क्या करा? रोको। उनमें रिफॉर्म में चेंजेस आए, किसकी वजह से? कुरान की वजह से। सोशल रिफॉर्म्स में चेंज आए, जैसे मैरिज, पोजीशन ऑफ वुमेन, जैसे पोजीशन जो वुमेन्स की थी बहुत ज्यादा बेकार थी, डाइवोर्स इजी था, तो उसमें इसकी वजह से, कुरान की वजह से सोशल रिफॉर्म्स हुए। ये हमारे कहते हैं कुरान के ऑब्जेक्टिव्स थे। कम टू द नेक्स्ट, द सेकंड सोर्स ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्ना एंड हदीस। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशन भी कहते हैं। इट इज बिलीफ ऑफ मुस्लिम दैट रिविलेशन वर ऑफ टू काइंड्स, मैनिफेस्ट, जाहिर एंड इटर्नल बाटिन। तो हमने देखा जो भी रिविलेशन है वो क्या है? दो काइंड की है। अब ये रिविलेशन क्या थी? जो भी कम्युनिकेशन हुई थी गॉड के द्वारा, किसकी? प्रॉफिट मोहम्मद से। और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो रिवील करा था, बताया था, तो वो चीज क्या आती है? हमारी रिविलेशन होगी। तो वो भी दो प्रकार की है। कैसे? जाहिर या बातिन। अब मैनिफेस्ट या इंटरनल। अब ये मैनिफेस्ट कौन सी है, जाहिर कौन सी है? रिविलेशन कंसिस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन व्हिच वर मेड बाय द एंगल गैब्रियल अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड टू द मोहम्मद इन वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड्स कुरान कंपोज्ड ऑफ मैनिफेस्ट रिविलेशन। जो भी कम्युनिकेशन गॉड ने करी प्रॉफिट मोहम्मद से, और प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई, और जो भी वो सब कुरान में लिखी गई है, कुरान ने कंटेन करी, वो सारी क्या है? वो सब जाहिर है। Internal revelation consists of the opinions of the Prophet Muhammad and delivered from time to time on question that happened to be raised before him. देखिए, टाइम टू टाइम क्वेश्चन सर्कमस्टांसेस अराइजेस हुए, प्रॉब्लम अराइज हुई, तो जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने डिसीजंस या अपनी ओपिनियंस दी, तो वो क्या होती है? इंटरनल रिविलेशन। कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन की थी, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे गॉड से, तो उनके डिसीजन को भी, उनकी ओपिनियंस को भी क्या कहा गया? इंटरनल रिविलेशन कहा गया। The term sunnah literally means a procedure, a way of action, some kind of practice and precedent. सुन्ना क्या है? बेसिकली उसका मीनिंग क्या है? लिटरली मीनिंग है उसका प्रोसीजर, कोई वे ऑफ एक्शंस, प्रैक्टिस, कोई भी उनकी। अब यह प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स की किस बारे में बात करेगी? जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के कंडक्ट्स थे, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स थे, तो वो सब चीज क्या करेंगे? एज अ लॉ कंसिडर करेंगे। इन मुस्लिम लॉ इट हैज कम टू मीन एज द डीड्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। आ गया ना कि जो भी हमारी प्रैक्टिस थी, जो भी उनकी डेली लाइफ के कंडक्ट्स थे, वो चीज क्या था? प्रॉफिट मोहम्मद की, उसे भी एक तरीके से लॉ कंसीडर करा गया था। Thus the Quran is said to be the contain the very words of the God, while the Sunnah embodies the practice, deeds and the action of the Islamic religion. जो हमारी कुरान है वो क्या कंटेन करती है? जो सारे वर्ड्स जो कौन से गॉड से कम्युनिकेट हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद, और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताए हैं, वो सारे वर्ड्स कंटेन किसमें होते हैं? कुरान में। जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के कंडक्ट्स हैं, एक्शंस है, वो सब क्या है? सुन्ना। Whatever the prophet said, did without the reference to the God is treated as the traditions and is the second source of Muslim law. Second source हमारा मुस्लिम लॉ का क्या है? सुन्ना। जो भी हमारे विदाउट रेफरेंस टू गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद से जो कम्युनिकेशन करी, गॉड ने कम्युनिकेशन करी प्रॉफिट मोहम्मद से, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने रिवील कर दिया, वो सब किस में कंटेन होंगे? हमारे कुरान में। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जाहिर कहते हैं, मैनिफेस्ट कहते हैं। और हमारे सेकंड जो हमारा काइंड है सुन्ना का, वो क्या है? हमारा इंटरनल। इंटरनल कौन से हो गए? जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने चीजें बोली, कंडक्ट करी विदाउट द रेफरेंस ऑफ गॉड, तो वो चीज क्या होता है? हमारे सुन्ना होते हैं। व्हाटएवर द प्रॉफिट सेड एंड डिड विदाउट द रेफरेंस टू द गॉड इज ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशन एंड इज द सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कम टू द नेक्स्ट लाइन। Where the words of the God could not supply an authority for the given rule of law, prophet on words were treated as an authority because it is believed that even his own saying derived inspiration from God. मैंने क्या कहा था कि जो भी चीज उन्होंने विदाउट रेफरेंस ऑफ गॉड, जो भी कोई सर्कमस्टांसेस है, उन्होंने अपनी ओपिनियन बताई, तो उसे उन्होंने क्या कहा? इंटरनल ओपिनियंस का है, सुन्ना ट्रीट करा गया। और उस सुन्ना में भी क्या चीज हुई है कि
कि जो भी उन्हें क्यों कहा गया सुना, उन्हें एक अथॉरिटी क्यों दी गई, उन्हें एक लॉ क्यों माना गया, क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे गॉड की, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे गॉड से, अल्लाह से। तो उनके हमारे वे ऑफ एक्शन, उनकी ओपिनियंस, उन्हें भी हमने एक अथॉरिटी के थ्रू एज अ लॉ हमने ट्रीट करा गया है। जो हमारा सुन्नत है वो 3 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सुन्नत उल फेल, सेकंड सुन्नत उल कौल, थर्ड सुन्नत उल तकरीर। देखिए जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जी के कंडक्ट्स थे, उनके एक्शंस थे, उनकी प्रैक्टिसेस थी, तो वो क्या थी? सुन्नत उल फेल। जो भी उनके वर्ड्स थे, जो भी उन्होंने बोले हैं, तो वो चीज क्या होगी? सुन्नत उल कौल। एंड थर्ड वन सुन्नत उल तकरीर, साइलेंस। कई बार ऐसी सिचुएशन आई, सर्कमस्टांसेस आए जो उनके सामने रेज हुए और वो साइलेंस रहे, तो उनकी साइलेंस को भी क्या कंसीडर करा गया? इंप्लाइड कंसेंट और अप्रूवल ऑफ अ रूल ऑफ लॉ। उनकी साइलेंस को भी क्या कंसीडर करा गया? इंप्लाइड कंसेंट, कि हाँ उन्होंने अप्रूवल दे दिया उस चीज के लिए, या इंप्लाइड कंसेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज्मा, एक्सेप्टेंस ऑफ द जूरिस्ट। अब जो हमारे कुरान थे, सुन्ना थे, वो पास्ट डीलिंग थे। इज्मा एंड क्यास क्या है? फ्यूचर डीलिंग है। The Quran and the Sunnah look to the past, while the Ijma and Qiyas deal with the future of the Islamic jurisprudence. तो यहां हमारे क्या थे, जो जैसे हमने बताया, जो हमारे फर्स्ट 2 सोर्सेज थे कुरान एंड सुन्ना, वो हमारे किस में डील करते थे? पास्ट में डील करते थे। एंड इज्मा एंड क्यास हमारे किस में डील करते हैं? फ्यूचर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में। विद द डेथ ऑफ द प्रॉफिट द ओरिजिनल लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद हमारे क्या करते थे? गॉड से कम्युनिकेशन करते थे, उसके रिवील करते थे, तो वो सब हमारे क्या हो जाते थे? लॉज हो जाते थे। अब उनके डेथ के बाद जो ओरिजिनल लॉ मेकिंग प्रोसेस थी वो क्या हो गई? अंत हो गया, उसका एंड हो गया। सो द क्वेश्चन अराइजेस, जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हिच कुड नॉट टू बी सोल्ड आइदर बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कुरान्स और द सुन्नास वर डिसाइडेड बाय द जूरिस्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इज्मा। ये क्या चीज कही? अब देखो जो भी हमारे ओरिजिनल लॉ मेकिंग थे, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी डेथ हो गई, तो जो भी प्रोसेस थी ओरिजिनल लॉ मेकिंग की वो एंड हो गई। उनकी डेथ के बाद जो सिचुएशन कोई अराइज हुई, कोई सर्कमस्टांसेस रेज हुआ, अराइज हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम आई? ना तो उसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो ना ही तो हमारा कुरान के प्रिंसिपल्स में, ना ही सुन्ना में, तो अब ये कैसे सॉल्व करा जाएगा? तो जो भी वहां के जो मुस्लिम जूरिस्ट होते थे, तो वो उस पर ओपिनियन देते थे, उस ओपिनियन को, उस एक्सेप्टेंस के, उनके जो भी प्रिंसिपल्स रहते थे या वो ओपिनियंस देते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? हम इज्मा कहते हैं। इज्मा मींस एग्रीमेंट ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ अ लॉ। इन द वर्ड्स इट इज द कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट ओपिनियन। मतलब जो भी जूरिस्ट की ओपिनियन, मुस्लिम जूरिस्ट की ओपिनियन रहती थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन अराइजेस पे, उसे हम क्या कहते हैं? इज्मा कहते हैं। When the Quran and the tradition could not be supply any rule of a fresh problem, जब कुरान और कोई भी ट्रेडिशन मतलब सुन्ना कोई भी सप्लाई नहीं करता था, कोई भी ऐसा रूल नहीं दे पा रहा था, किस पे? कोई भी फ्रेश प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस पे कोई भी उनकी उस प्रिंसिपल्स नहीं है, कुरान के कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, कुरान में कोई भी ऐसा लॉ नहीं मिला, या सुन्ना में कोई भी ऐसा उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, तो तब ये क्या करा जाता था? जूरिस्ट उस पे क्या करते थे? कॉमन ओपिनियन दे देते, एनोनिमस डिसीजन दे देते, उसे क्या कहा जाता था? इज्मा कहा जाता था। कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस प्रॉब्लम पे ना ही तो कोई हमारा कुरान में सॉल्यूशन है, ना ही कोई सॉल्यूशन है हमारे सुन्ना में, तो देन मुस्लिम जूरिस्ट, जो हमारे मुस्लिम जूरिस्ट थे, वो अपनी ओपिनियंस देते थे, उससे हम क्या कहते थे? इज्मा कहते थे। कम टू द नेक्स्ट। When the Quran and the tradition could not supply any rule of law for a new problem, जो भी हमारी न्यू प्रॉब्लम अराइज होती थी, उस पे जो हमारे मुस्लिम जूरिस्ट हमारा ओपिनियन, जो भी वो अपना ओपिनियन देते थे, उससे हम क्या कहते थे? इज्मा कहते थे। द लॉ नोइंग पर्सन यूज्ड टू एग्री अनएनिमस एंड गिव देयर कॉमन ओपिनियंस ओवर दैट पॉइंट। पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ वर कॉल्ड मुस्ताहिद जूरिस्ट। तो इसमें क्या कहा गया कि जो भी पर्सन, नो नोइंग पर्सन, देखिए ऐसे ही कोई मुस्लिम जूरिस्ट नहीं बन जाता, जिसे प्रॉपर लॉ की नॉलेज होती है, जिसके पास प्रॉपर लॉ की नॉलेज होती है, मुस्लिम लॉ की, वो अपनी ओपिनियन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जूरिस्ट कहते हैं, मुस्लिम जूरिस्ट कहते हैं, मुस्ताहिद कहते हैं। दिस सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज played a very important role in the subsequent development of the Muslim law, because through Ijma it was possible to lay down new problems in accordance with the changing needs of the Islamic society. All we know that कि जो हमारा environment है वो क्या है? डायनेमिक है, वो अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या होता है? रहता है, चेंज होता रहता है। तो देखिए जो हमारे कुरान थी, सुन्ना थी, तो वो पहले की प्रॉब्लम्स पे तो सॉल्यूशन दे रहे थे, बट जो भी फ्रेश प्रॉब्लम अराइज हो रही थी उन पे सॉल्यूशंस नहीं निकल रहा था, किससे? कुरान एंड सुन्ना से। तो हमारा इज्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करा? प्ले करा,
क्योंकि देखिए जो भी हमारे डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ में, क्योंकि देखिए कोई प्रॉब्लम अराइज हुई तो उस पर इज्मा लगा कि जो मुस्लिम जूरिस्ट ने ओपिनियंस दी, डिसीजन थे, उससे हम क्या कहते हैं, इज्मा कहते हैं। तो उन्होंने न्यू प्रॉब्लम पे क्या दिया, सॉल्यूशन दिया। तो ऐसे हमारा इसकी वजह से, इज्मा की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, एक उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ में। नॉट ईच एंड एवरी मुस्लिम वाज competent to participate in the formation of the ijma, but only mustahiz could take part in it. कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं तो मैंने अपनी ओपिनियन दे दी पर्टिकुलर किसी भी एक प्रॉब्लम में तो वो क्या हो जाएगा, इज्मा हो जाएगा। नहीं, जो भी लॉ नोइंग पर्संस होते हैं, जो भी मुस्ताहिज होते हैं, वही क्या करेंगे, इज्मा पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इज्मा। देखिए इज्मा होते हैं 3 तरीके। कौन कौन से होते हैं, इज्मा ऑफ कंपेनियंस, इज्मा ऑफ जूरिस्ट एंड इज्मा ऑफ द पीपल और मास। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, कंपेनियंस। जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के साथी थे, कंपेनियंस थे, उनकी ओपिनियंस क्या कहलाती है, इज्मा का फर्स्ट पार्ट कहलाती है। उसे ओवररूल्ड नहीं करा जाता, उसे मॉडिफाइड नहीं करा जाता। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी डेथ के बाद जो भी उनके कंपेनियंस थे, उनकी ओपिनियंस थी, उसमें उसे हम क्या कहते हैं, इज्मा ऑफ द कंपेनियंस। उसे ओवररूल्ड नहीं करा जाता, उसे चेंज नहीं करा जा सकता। इज्मा ऑफ द जूरिस्ट। अब जूरिस्ट, इज्मा ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट से क्या समझ आया, मुस्लिम जूरी, मुस्ताहिद। जो भी मुस्ताहिद की ओपिनियन थी उसे हम क्या कहते हैं, इज्मा ऑफ द जूरिस्ट। दिस वाज द अनएनिमस डिसीजन ऑफ द जूरिस्ट अदर देन द कंपेनियंस। अब इसमें कंपेनियंस की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ जूरिस्ट के बारे में बात हो रही है, मुस्लिम जूरिस्ट के बारे में बात हो रही है, मुस्ताहिद के बारे में बात हो रही है, जो किनसे अलग है, कंपेनियन से अलग है। इज्मा ऑफ द पीपल और मैसेज, इट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम व्हिच हैज द एक्सेप्टेड एज लॉ। जो मेजॉरिटी, जो भी मुस्लिम लोग का बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये लॉ होना चाहिए, तो वो क्या होता है, इज्मा ऑफ द पीपल होता है। बट दिस काइंड ऑफ इज्मा हैज लिटिल वैल्यू। बट जो भी बहुत सारे मुस्लिम ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे लॉ बनाना चाहते हैं, बट उसकी जो वैल्यू होती है इज्मा में, वो बहुत ज्यादा कम होती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कियास क्या होता है, देखिए एनालॉजिकल डिडक्शन, मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं, कियास कहते हैं। It is the last and primary source of Muslim law. In the Arabic language, qiyas means measurement. In other words, it means to establishment and analogy. देखिए जो हमारा कियास का मतलब होता है कि मेजर करना। एनालॉजिकल डिडक्शन को हम क्या कहते हैं, कियास कहते हैं। If there was any problem before the society on which the text Quran, Sunnah, Ijma were silent, then qiyas was applied to get the law. जहां सुन्ना, कुरान, इज्मा एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे, साइलेंट है, तो हमारा क्या अप्लाई होगा, हमारा कियास अप्लाई होगा। इट वाज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी वाज अ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर व्हिच द सॉल्यूशन वाज गिवन इन द टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भैया कुरान में या किसी हमारे एशियन टाइम में या सुन्ना में ये प्रॉब्लम इस टाइम अराइज हुई थी उस टाइम, तो इसके सर्कमस्टांसेस आज की इस सिचुएशन की प्रॉब्लम के सेम है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसे हम क्या कहेंगे, कियास करेंगे। जैसे हम कहते नहीं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे आपने देखा हो, सुना हो कि हमारे इस केस के फैक्ट्स क्या है, सिमिलर हैं, या इस केस की सिचुएशन इस केस से मिलती जुलती है, तो हमारा भी यही जजमेंट होना चाहिए। तो इसमें भी ये था कि मेथड था, ये कियास क्या था, मेथड था कंपेयरिंग करने का प्रॉब्लम्स की ऑफ द सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को क्या करना, कंपेयर करना विद द सिमिलर प्रॉब्लम फॉर व्हिच द सॉल्यूशन वाज गिवन। जिस प्रॉब्लम का पहले क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हुआ है, उस प्रॉब्लम को क्या करना, आज की प्रॉब्लम से कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालना, उसे क्या कहते हैं, हमारा कियास कहते हैं। कंपेयरिंग अ थिंग इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड और टू एस्टैब्लिश एन एनालॉजी। तो हमने क्या करना, मेजरमेंट कर रहे हैं, एक एनालॉजी कर रहे हैं कि पहले की जो भी प्रॉब्लम थी उसकी सिचुएशन में जिसका सॉल्यूशन गिवन है, उसे आज की सिचुएशन की प्रॉब्लम से कंपेयर करके क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, सेकेंडरी सोर्सेज। अब सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, छोटा सा है, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। कस्टम्स। बिफोर इस्लाम द अरब वाज गवर्न बाय द कस्टमरीज लॉज। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा मुस्लिम लॉ से पहले जो हमारे रूल्स थे वो कैसे गवर्न हो रहे थे, थ्रू कस्टम्स हो रहे थे। जो उनके कस्टम्स थे वो क्या थे, बारबरस थे, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। When the Islam came into existence, most of the customs were found by the Prophet to be evil and bad. जो भी प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद को जो भी कस्टम्स इविल लगे, बैड लगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन बैड कस्टम को टोटली क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। एंड ही डिक्लेयर्ड दैट टू अनइस्लामिक। जो भी उन्हें गलत लगे, अनह्यूमन थे, बारबरस थे, बैड थे, इविल कस्टम्स थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया, अनइस्लामिक डिक्लेयर कर दिया, उन्हें अबॉलिश कर दिया। बट देयर वर सर्टेन प्री इस्लामिक कस्टम्स, बट उनके कुछ कस्टम्स सही थे।
जैसे डावर, तलाक, विच वर गवर्न गुड एंड टॉलरेबल, वो क्या थे, सही थे और टॉलरेबल थे, तो उन्हें क्या करा, प्रॉफिट मोहम्मद ने अबॉलिश्ड नहीं करा गया। कम टू द नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्ड कस्टम एज फॉलोज। एक कस्टम होने कैसे चाहिए हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट एक और बार बता देते हैं। आपके हिसाब से कस्टम हम किस चीज को कहते हैं, जो जनरली प्रिवेल करता हो हमारी कंट्री में, किसी भी प्रैक्टिस, कोई भी नंबर ऑफ लिमिटेड पर्संस उसे प्रैक्टिस करें तो हम उसे कस्टम नहीं कह सकते। इट इज नेसेसरी द प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक लिमिटेड नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी एज रिगार्डेड एज कस्टम। कोई भी लिमिटेड नंबर 5, 10, 15 कोई पर्सन कुछ भी एक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, वो उसे हम कस्टम डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो क्या होना चाहिए, जनरली प्रिवेल करना चाहिए कंट्री में। कस्टम मस्ट बी टेरिटोरियल, क्या होना चाहिए, हमारा कस्टम टेरिटोरियल होना चाहिए, विद इन द टेरिटरी वो क्या होना चाहिए, फॉलो करा जाना चाहिए। कस्टम मस्ट बी इमेमोरियल विच मींस बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। कस्टम क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूमन मेमोरी से भी ज्यादा बियॉन्ड हो, बहुत पहले टाइम से मनाया जा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कस्टम कहते हैं। इट मस्ट बी एशियंट, कि वो बहुत एशियंट टाइम से परफॉर्म हो रहा हो, टाइम इंटिक्विटी ना हो, मतलब कोई भी गैप ऑफ टाइम ना हो, इंटरवल ना हो, जैसे कि हमारे दादाजी कर रहे थे, हमारे परदादाजी कर रहे थे, हमारे पिताजी कर रहे हैं, और ये कसम बहुत टाइम से चला आ रहा है, फिर मैं नहीं कर रहा, फिर मेरा बेटा कर रहा, फिर मेरे बेटे का बेटा नहीं कर रहा, तो ऐसे इंटरवल नहीं होना चाहिए कि भाई जो परफॉर्म हो रहा हो वो बिल्कुल सीक्वेंस में हो रहा हो, बहुत लंबे समय से परफॉर्म हो रहा हो और उसमें गैप ना हो। इट मस्ट नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Shariat Act 1937 aims to restoring the law of Islam to all Muslim communities residing in India and abolish custom contrary to the Shariat। अब देखिए ये शरीयत एक्ट है 1937 का जो एक्ट है, इसे हम स्पेशली एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बट हल्का सा लिटिल बिट मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये एक्ट एप्लीकेबल करता है किस पे, हर मुस्लिम पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल टू विच ही और शी बिलोंग्स। मतलब वो कौन से स्कूल से बिलोंग कर रहा है, सुन्नी, शिया स्कूल। अभी आपको ये चीज नहीं पता सुन्नी स्कूल्स कौन से होते हैं, शिया स्कूल्स कौन से होते हैं, तो जो भी किसी भी कोई भी मुस्लिम, आप ये मान लीजिए कोई भी मुस्लिम किसी भी स्कूल से बिलोंग करता है, उस पर ये शरीयत एक्ट एप्लीकेबल होता है। बट इन द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ अ मुस्लिम इज स्टिल गवर्न्ड बाय द कस्टम्स। बट कुछ मैटर्स होते हैं जिसपे शरीयत एक्ट नहीं, उनका कस्टमरी एक्ट ही लगता है कुछ लॉज में, किसमें, कोई भी उनका एग्रीकल्चर लैंड है, या कोई भी मैटर टेस्टामेंट्री या सक्सेशन मैटर है, या चैरिटीज एंड अदर देन द वर्क्स है, तो उन सारी जगह क्या लगता है, उनका कस्टमरी लॉ एप्लीकेबल होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल डिसीजंस। अब ये आपको समझ आना होगा, जो भी जुडिशियल डिसीजन, जो भी हमारे डिसीजंस होंगे, जो भी हमारे कोर्ट ने हेल्ड करा होगा, उस सारे डिसीजंस की बात हो रही होगी शायद, तो ये सारे इंक्लूड करता है, जो जुडिशियल डिसीजंस है वो इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड द डिसीजंस ऑफ द प्रीवी काउंसिल, जो भी प्रीवी काउंसिल के डिसीजंस है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजंस है, ये उन्हीं डिसीजंस को सबको इंक्लूड करता है। कोई भी दिस डिसीजंस आर रिगार्डेड एज द प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केस एंड द कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स। ये क्या करता है, ये सारे डिसीजंस क्या करते हैं, कोर्ट्स को बाउंड करते हैं कि फ्यूचर में सेम केस के ऐसे सर्कमस्टांस हो रहे हैं तो आपको यही जजमेंट देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई मेरा केस है, उसके फैक्ट्स, कोई भी जो केस डिसाइडेड कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा, उसके सेम सर्कमस्टांसेस हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरे केस के सर्कमस्टांसेस और उस केस के सर्कमस्टांसेस सेम हैं, तो मेरा भी डिसीजन उस केस के डिसीजन के हिसाब से ही होना चाहिए, और कोर्ट बाउंड होती है कि उन्हें यही डिसीजन देना पड़ेगा अगर सेम सर्कमस्टांसेस, जो फैक्ट्स हैं वो सेम। On some point, judicial decisions have modified the pure Muslim law. Thus, under the pure Muslim law, no interest is allowed on a loan. कुछ जगह क्या करना पड़ता है, जुडिशियल डिसीजंस को भी क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमारा ये केस था, अभी हमने पढ़ा नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ लोन। मुस्लिम में कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता लोन में, बट इस केस में, केस कौन सा, हमीरा बीबी। देखिए दोनों ही जो वर्ड हैं सेम है, बट कुछ बुक्स में हमीरा लिख रखा है, कुछ में हमीरा लिख रखा है, तो ये आप देख लीजिए जो भी सही लगे। हमीरा बीबी वर्सेस ज़ुबैदा बीबी। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल अलाउड द इंटरेस्ट ऑन द अनपेड डोअर। जो अनपेड डोअर होता है उस पे प्रीवी काउंसिल ने क्या जजमेंट दिया था, क्या हेल्ड करा था कि उस पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो कई बार जुडिशियल डिसीजंस को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है, किसके लिए, प्योर मुस्लिम लॉ में। कम टू द नेक्स्ट, लेजिस्लेशन क्या। In India, Muslims are also governed by the various legislation passed either by the parliament or the state legislation. इंडिया में जो अब हमारे मुस्लिम्स हैं वो कैसे गवर्न हो रहे हैं, कई जगह
हमारे लेजिस्लेशन के थ्रू हो रहे हैं। लेजिस्लेशन जो हमारे पार्लियामेंट ने लॉज बना रखे हैं या स्टेट लेजिस्लेशन ने लॉ बना रहे हैं, उसके द्वारा भी मुस्लिम्स क्या करे जा रहे हैं, गवर्न करे जा रहे हैं। गॉड इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर एज पर द इस्लाम। इस्लाम के थ्रू, इस्लाम क्या है हमारा, गॉड क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेचर है कि भाई जो अल्लाह ने कहा है वही हमारे लॉज हैं। दस लेजिस्लेशन ब्रिंग सम मॉडिफिकेशन विच आर फेलोज, जो वो लेजिस्लेशन है उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, क्या, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट, द शरीयत एक्ट 1937। तो देखिए यहाँ क्या बात हो रही है मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, जो देखिए एक पहले तो हम क्या मानते थे कि गॉड इज सुप्रीम लेजिस्लेचर एज पर इस्लाम। इस्लाम में कहा है कि जो भी गॉड ने कहा है वो क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेचर, जो भी अल्लाह ने चीजें कही हैं वो क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेचर है, वही सुप्रीम लॉ है। बट अब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस आए हैं लॉ में, जो हमारे किसके थ्रू लेजिस्लेशन हुए, लेजिस्लेशन पास बाय आइदर पार्लियामेंट ने करें या स्टेट लेजिस्लेशन ने करें। उनके एग्जांपल्स क्या है, शरीयत एक्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट हो गया, ये सारी चीजें। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस होता है अंडर मुस्लिम लॉ, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सोर्स। जो हमारा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है, ये भी हमारा मुस्लिम लॉ में क्या है, एक सोर्स है। अबू हनीफा, फाउंडर ऑफ हनीफी सेक्ट ऑफ सुन्नीज, expounded the principle that the rule of law based on analogy. According to हनीफा, अबू हनीफा कौन थे, हमारे फाउंडर थे हनीफी स्कूल के। ये अभी हल्का सा आप इसे समझ लीजिए कि अबू हनीफा क्या है, एक हनीफी स्कूल के फाउंडर हैं। अभी आपको नहीं समझ आ गया हनीफी स्कूल क्या है, मलिकी स्कूल्स क्या है, तो ये हमारे डिवाइडेड हुए थे, हमारे स्कूल्स डिवाइडेड हुए थे किसमें, सुन्नी स्कूल में और हमारे शही स्कूल में। तो उसके बाद उनके सब डिवाइडेड स्कूल्स है। तो इस आप हल्का सा ओवरव्यू से ही समझे कि अबू हनीफा कौन थे, फाउंडर थे हनीफी सेट के। हनीफी सेट किसका था, सुन्नी का था। एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल दैट द रूल्स ऑफ लॉ बेस्ड किस पे करते हैं, एनालॉजी पे करते हैं, मेजरमेंट पे करते हैं, कुड बी सेट असाइड एट द ऑप्शन ऑफ द जज ऑन अ लिबरल कंस्ट्रक्शन और जूरिस प्रेफरेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस। उनका डिसीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिबरल कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, और वो किस चीज पे बेस्ड करना चाहिए, पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट हो केस की। द प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ आर आल्सो नोन एज इतिहासन और जुरिस्टिक इक्विटी। जो प्रिंसिपल है मुस्लिम लॉ का उसे क्या से कहते हैं, इतिहासन भी कहते हैं और जुरिस्टिक इक्विटी भी कहा जाता है। होपफुली आपको प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स टॉपिक दोनों ही क्लियर हुआ हो। प्राइमरी सोर्स में हमने कौन कौन से सोर्सेज डिस्कस करे हैं, बिल्कुल सही, कुरान, सुन्नत, इज्मा, कियास। ये मैंने चारों सीक्वेंस में इसलिए बोले क्योंकि आप सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में हमने कस्टम्स पढ़े थे, हमने जुडिशियल डिसीजंस पढ़े थे, हमने लेजिस्लेचर पढ़ा और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पढ़ा। तो होपफुली हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स दोनों ही टॉपिक क्लियर हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी बट स्टूडेंट दोनों ही टॉपिक को मुझे साथ कवर करना था सोर्सेज के लिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बट कोई बात नहीं, प्रॉपर वीडियो स्टार्टिंग टू एंड आप जरूर देखना, तभी आपका जो टॉपिक है सोर्सेज का वो क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।